आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो ब्राजील के एक कह सकते हैं शांत से गांव से शुरू होती है और स्विट्जरलैंड के जगमगाते शहर जिनेवा तक पहुंचती है। हाँ, और ये कहानी है मारिया की। पाउलो कोएलो के बहुत ही मशहूर उपन्यास 11 मिनट्स की नायिका। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है बल्कि उस सफर के हर अहम मोड़ को समझना है जिसने जिसने मारिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सही कहा। हम यहाँ ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक लड़की जो परियों की कहानियों वाले प्यार के सपने देखती थी, वो प्यार और जिस्म को एक कारोबार की तरह देखने पर कैसे मजबूर हो गई। ये मासूमियत के टूटने की कहानी है। और फिर जिंदगी की कड़वी हकीकतों से एक नई समझ बनाने की भी। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत भी किसी परी कथा की तरह ही होती है। एक दफा का जिक्र है। हाँ, मारिया ब्राजील के एक छोटे से गांव की लड़की, सपने भी बहुत सीधे साधे, शादी, बच्चे। समुद्र के किनारे एक छोटा सा घर हम्म, और फिर सिर्फ 11 साल की उम्र में हम्म। उसे पहली बार प्यार हुआ। हाँ, और ये कोई आम प्यार नहीं था। ये एक खामोश रिश्ता था। वो और पड़ोस का एक लड़का दोनों साथ में स्कूल जाते थे। रोज। हाँ, रोज 10 मिनट का रास्ता था और एक भी शब्द नहीं बोलते थे आपस में। लेकिन मारिया के लिए दिन के वो 10 मिनट ही मतलब पूरी जिंदगी थे। ये सुनने में बहुत मासूम सा लगता है, लेकिन इसका असर उस पर शायद बहुत गहरा पड़ा। बहुत ज्यादा। एक दिन उस लड़के ने आखिरकार हिम्मत करके उससे बात की। अच्छा। हाँ, लेकिन उसने मांगा क्या? एक पेंसिल। और मारिया वो इतनी घबरा गई कि तेजी से आगे बढ़ गई, कुछ कहा ही नहीं। अरे। और बस यहीं पर एक पैटर्न सेट हो गया। ये सिर्फ एक पेंसिल की बात नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जहां एक उम्मीद भरी हकीकत उसके सामने थी और वो डर के मारे पीछे हट गई। और लड़के ने फिर कभी बात नहीं की। कभी नहीं। और कुछ ही महीनों बाद वो लड़का हमेशा के लिए कस्बा छोड़कर चला गया। इसी एक घटना से उसने जिंदगी का पहला सबक सीखा, जो एक तरह से उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा बन गया। कि दिलचस्प लोग हमेशा चले जाते हैं। हाँ। और उसी पल उसने भी तय कर लिया कि एक दिन वो भी वहां से चली जाएगी। मतलब प्यार और खुला दोनों से उसका भरोसा उठने लगा था। बिल्कुल। ये एक तरह का पलायन था जो वो अपनी पूरी जिंदगी करती रही। जब भी चीजें मुश्किल होती, वो जगह बदल देती। अच्छा, तो ये पैटर्न आगे भी चला। 15 साल की उम्र में उसे फिर से प्यार हुआ। हाँ, इस बार बातें भी हुई, सिनेमा भी गए, लेकिन जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पहली बार चूमा, तो एक और कह सकते हैं अजीब घटना हुई। क्या हुआ? उसने टीवी में देखे गए सीन की नकल करने की कोशिश की और अपना मुंह कसकर बंद रखा। ओह, ये तो एक छोटी सी बचकानी गलती लगती है। थी तो बचकानी गलती, पर इसका असर बहुत गहरा हुआ, क्योंकि उसके लिए ये परफॉर्मेंस का पहला फेलियर था। उसे लगा प्यार भी एक कला है और वो इसमें नाकाम हो गई। तो फिर जब उसने ये बात अपनी सहेलियों को बताई। तो वो उस पर हंसने लगी और कुछ ही दिनों बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसे उसी सहेली के लिए छोड़ दिया। तो मतलब एक छोटी सी गलती, फिर मजाक और फिर दिल टूटना, इस पूरे सिलसिले ने उसके दिमाग पर क्या असर डाला होगा इसने उसके दिल में एक बात पत्थर की लकीर की तरह लिख दी। कि मोहब्बत सिर्फ तकलीफ देती है। बिल्कुल। वो इतनी टूट गई कि वो एक नन बनने के बारे में सोचने लगी। उसे लगा शायद वही एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें धोखा और दर्द नहीं होता। और इसी इसी भावनात्मक उथल-पुथल के बीच उसकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया। हाँ, उसने खुद अपने जिस्म से खुशी हासिल करना सीख लिया, जिसे उपन्यास में उसकी जन्नत कहा गया है। ये उसकी कहानी में इतना जरूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उसे मर्दों से और भावनात्मक रिश्तों से एक तरह की आज़ादी दे देता है। अब उसे खुशी के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं थी।
ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे वो कंट्रोल कर सकती थी। जहां कोई उसका दिल नहीं तोड़ सकता था। सही कहा। और उसका जो पहला जिस्मानी तजुर्बा था वो भी काफी बेमतलब और दर्दनाक रहा। तो उसकी ये सोच और भी पक्की हो गई कि अकेले हासिल की गई खुशी किसी भी रिश्ते के दर्द से कहीं बेहतर है। तो एक तरफ वो प्यार से दूर भाग रही है और दूसरी तरफ अपने जिस्म पर एक तरह का कंट्रोल हासिल कर रही है। और फिर 19 साल की उम्र में कहानी एक नया मोड़ लेती है। वो एक दुकान में काम कर रही है और पैसे बचा रही है, और अब वो अपनी खूबसूरती को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख चुकी थी। उसका बॉस भी उससे प्यार करता था, है ना? हाँ, लेकिन मारिया जानती थी कि वो उसे सिर्फ एक खूबसूरत चीज की तरह देखता है। उसने पैसे बचाए और अपने सपनों के शहर रियो डी जेनेरो छुट्टियां मनाने चली गई। और रियो में ही उसकी मुलाकात उस स्विस आदमी से होती है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। हाँ, और उनकी बातचीत भी बड़ी अजीब थी। मतलब एक डिक्शनरी के जरिए कुछ ही शब्द, बुनीता मतलब खूबसूरत, काम और डॉलर, बस। बस उसके लिए ये एक सपना सच होने जैसा था, यूरोप जाने का मौका। लेकिन उस स्विस आदमी रॉजर के लिए ये एक बिजनेस डील थी। यहीं से मारिया की जिंदगी में चीजों की कीमत डॉलर में लगनी शुरू हो जाती है। इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से होता है। महंगे कपड़े, जूते, एक कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो घर जाती है अपने माँ बाप को बताने। हाँ, और वहां उसकी माँ उसे एक अजीब सी सलाह देती है। मुझे भी वो सलाह बहुत अजीब लगी। किसी गरीब आदमी के साथ नाखुश रहने से बेहतर है किसी अमीर आदमी के साथ नाखुश रहना। ये तो बहुत ही निराशावादी नजरिया है। ये उस माहौल की हकीकत दिखाता है जहां से मारिया आई थी। उसकी माँ के लिए खुशी से ज्यादा जरूरी थी सुरक्षा, पैसा। अनजाने में ही सही, उसकी माँ ने भी उसे उसी रास्ते पर धकेल लिया जहां प्यार की कोई कीमत नहीं थी। और फिर मारिया जेनेवा पहुंचती है बड़े बड़े सपनों के साथ, पर वहां पहुंचती सब कुछ बिखर जाता है। बिल्कुल, हवाई अड्डे पर रॉजर का बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है। वो दोस्त नहीं, अब मालिक था। मारिया को पता चलता है कि वो कोई स्टार डांसर नहीं, बल्कि एक घटिया से क्लब की कई डांसरों में से एक है। और सबसे बुरी बात ये कि उसे बताया जाता है कि वो एक कर्ज में डूबी हुई है। उसके टिकट, वीजा, कपड़ों के पैसे सब उसकी तनख्वाह से काटे जाएंगे। वो 1 साल तक वहां फंस चुकी थी। ये तो एक जाल था। ऐसे में तो कोई भी टूट सकता है। पर मारिया नहीं टूटी। यहाँ उसके अंदर का लड़ाका जागता है। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो एक शिकार बनकर रोती रहे या एक मुसाफिर बनकर हालात का सामना करे। और उसने दूसरा रास्ता चुना। हाँ, उसने तय किया कि वो इस सिस्टम को समझेगी और इसे तोड़ेगी। उसका पहला कदम था फ्रेंच भाषा सीखना। ये सिर्फ एक भाषा सीखना नहीं था, ये कंट्रोल वापस पाने की पहली कोशिश थी। और वो कामयाब भी हुई जब रॉजर ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी। ये अपने टूटे-फूटे ज्ञान से एक शब्द इस्तेमाल किया, वकील। ये शब्द सुनते ही रॉजर डर गया। उसे लगा कि मारिया यहाँ के कानून जानती है। होशियारी से काम लिया उसने। बहुत। और उसने इस डर का फायदा उठाया और हर जाने के तौर पर 5,000 फ्रैंक लेकर उस कैद से आजाद हो गई। अब वो आजाद थी पर बिल्कुल अकेली, जेनेवा जैसे महंगे शहर में। ये तो बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। उसने मॉडलिंग में किस्मत आजमाने की सोची। अपने बचे हुए सारे पैसे एक पोर्टफोलियो पर खर्च कर दिए, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। अब वो उस मोड़ पर थी जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक अरब शख्स, मॉडलिंग एजेंसी का बहाना, और फिर रात साथ गुजारने के लिए 1,000 फ्रैंक का ऑफर। ये फैसला लेना उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। एक लड़की जो प्यार के ख्वाब देखती थी बहुत ज्यादा, और उपन्यास में कोएलो इस अंदरूनी कश्मकश को बहुत गहराई से दिखाते हैं
ये सिर्फ पैसों का सवाल नहीं था, ये उसकी अपनी पहचान का सवाल था। वो खुद को समझा रही थी कि प्यार इंसान को बदलता है, पर नाउम्मीदी उससे भी तेजी से बदलती है। वो अपने जिस्म को अपनी रूह से अलग करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, खुद से कह रही थी ये मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा जिस्म है जो एक काम कर रहा है। तो उसने वो ऑफर कबूल कर लिया। और यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया और शायद सबसे सियाह अध्याय शुरू होता है। हाँ, उसे एक दूसरी तजुर्बेकार औरत मिलती है जो उसे इस दुनिया के 3 सुनहरे नियम सिखाती है। 3 नियम? हाँ, जो एक तरह से उसका नया धाम बन जाते हैं। पहला, किसी ग्राहक से कभी प्यार मत करना। दूसरा, पैसे हमेशा काम से पहले लेना। और तीसरा, कभी नशे में काम मत करना। बिल्कुल, क्योंकि तब तुम कंट्रोल खो देती हो। ये नियम उसे भावनात्मक रूप से बचाने के लिए बनाए गए थे। और उसे एक और हकीकत पता चलती है। उस काम की असल कीमत 1000 फ्रैंक नहीं, बल्कि सिर्फ 350 फ्रैंक थी। और ये पूरा काम औसतन सिर्फ 11 मिनट का था। यही उपन्यास का टाइटल भी है, 11 मिनट। ये सिर्फ वक्त नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे जिंदगी के सबसे करीबी और भावनात्मक पल को भी एक ठंडे मैकेनिक काम में बदला जा सकता है। उसकी पूरी जिंदगी अब इन 11 मिनटों के टुकड़ों में बट गई थी। हाँ, जहां भावना की कोई जगह नहीं थी। लगभग 1 साल गुजर गया। मारिया अब इस जिंदगी में पूरी तरह ढल चुकी थी। उसके पास पैसे थे, नियम थे और एक ठंडा दिल था। वो ब्राजील वापस जाकर एक फार्म खरीदने का मंसूबा बना चुकी थी। उससे लगा कि उसने जिंदगी को समझ लिया है और अपने दिल पर ताला लगा दिया है। और तभी रैल्फ हार्ट उसकी जिंदगी में आता है। हाँ, एक मशहूर पेंटर। वो एक कैफे में मिला और बाकी मर्दों की तरह उसने उसे वो जिस्मानी नजर से नहीं देखा। उसने बस मारिया की तस्वीर बनाने की इजाजत मांगी। और फिर उसने वो बात कही जिसने मारिया को अंदर तक हिला दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारी रोशनी देख सकता हूं। 1 साल के बाद किसी ने उसके जिस्म से परे उसकी रूह को देखने की कोशिश की थी। इस एक जुमले का इतना गहरा असर क्यों हुआ? क्योंकि मारिया ने अपनी रूह को, अपनी उस रोशनी को बचाने के लिए ही तो अपने जिस्म का सौदा किया था। वो मानती थी कि उसका जिस्म अलग है और उसकी आत्मा पवित्र है। जब रैल्फ ने कहा कि वो उसकी रोशनी देख सकता है, तो मारिया को लगा कि शायद वो जिसे बचाने की कोशिश कर रही है, वो अभी भी जिंदा है। किसी ने उसके उस सबसे गहरे राज को पहचान लिया था। बिल्कुल। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। रैल्फ उसे बताता है कि वो भी अपनी शोहरत के बावजूद अकेला और नाखुश है। और फिर वो एक बहुत ही अजीब पेशकश करता है कि वो मारिया से ग्राहक के तौर पर मिलना चाहता है। हाँ, पर जिस्म के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि मारिया उसे बचा सके। ये तो मारिया का आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान था। बिल्कुल, एक ऐसा आदमी जो पैसे दे रहा था, पर भावनाओं के लिए। ये उसके बनाए हुए सारे नियमों के सख्त खिलाफ था। उसने दिल पर ताले लगाए थे ताकि वो जी सके। और राल्फ उसी प्यार की चाबी लेकर आया था जिसे वो बहुत पीछे छोड़ आई थी। हाँ, राल्फ का आना मारिया को उन सभी जज्बातों का सामना करने पर मजबूर कर देता है जिन्हें वो 1 साल से दबा रही थी। तो मारिया का सफर प्यार के ख्वाब देखने वाली एक मासूम लड़की से शुरू होता है, फिर प्यार को एक कारोबार बनाने वाली औरत तक पहुंचता है और आखिर में एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकता है जहां उसे एक बिल्कुल अलग तरह के रिश्ते का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, ये कहानी जिस्म, पैसे और मर्दों के बारे में तो है, लेकिन इसकी जो असल लड़ाई है वो मारिया के अंदर चल रही है, जिस्म और रूह के बीच, खुशी और मोहब्बत के बीच। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या कोई इंसान जिसने तकलीफ से बचने के लिए अपने दिल के सारे दरवाजे बंद कर लिए हों, क्या वो उन्हें दोबारा पूरी तरह खोल सकता है? और अगर खोले तो अंदर क्या मिलेगा? क्या वो रोशनी
जो रैल्फ को दिखी अब भी एक जलती हुई लौ है या वो सिर्फ एक बुझते हुए अंगारे की याद बनकर रह गई है?